हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर नंबर 13। आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, यहाँ दो कथन हैं। पहले में कहा गया है कार्बनिक एनहाइड्रेज इरिथ्रोसाइट में पाया जाता है। हाँ जी, ये बात सही है, एनसीईआरटी ने इस बात को लिखा है। साथ में ये भी लिखा है एनसीईआरटी ने कि इसकी थोड़ी बहुत मात्रा जो है वो प्लाज्मा में भी पाई जाती है। ये कार्बनिक एनहाइड्रेज करता क्या है, ये CO2 प्लस H2 जब ये दोनों मिलते हैं तो उनको बदलता है किस में, H2CO3 में। और यहाँ पर जो एंजाइम लगता है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, अब हमें देखना है ऑप्शंस में क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस में कहा गया है, दूसरे में कहा गया है कथन में कि इरिथ्रोसाइट में, हाँ जी ये बात सही है, ये प्रोसेस आरबीसी में होती है। CO2 H2A से जुड़ती है, CO2 H2A से जुड़ती है और उसके बाद क्या होती है, परिवहन होती है। किस रूप में होती है, बाई कार्बोनेट आयन के रूप में। कितना परसेंट, 70%। कथन एक सही है परंतु कथन दो जो है वो गलत है। जी नहीं, यहां पर दोनों ही कथन कैसे हैं, सही है। कथन एक सही है तथा कथन दो के लिए उत्तरदायी है। हाँ जी, ये बात ज्यादा सही है कि कथन एक सही है और जो दूसरी प्रोसेस हो रही है कि ये इनको बदल रहा है किसमें, इसमें। मतलब ज्यादा करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है, कि कथन एक सही है तथा कथन दो के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तीसरे में कहा गया कथन एक सही नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। दोनों कथन बिना किसी संबंध के गलत हैं। जी नहीं, गलत नहीं है, दोनों ही कथन कैसे हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर लिखा है के साथ हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता को PO2 के सापेक्ष आरेखित करने पर सिग्मोइड वक्र प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि ये यहां पर जो जुड़ता है वो कौन है, ऑक्सीजन है। यहां जो आएगा वो कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड मानव के लिए क्यों विषैला है। क्योंकि आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की टेंडेंसी ऑक्सीजन की तुलना में कैसी होती है, 200 से 300 गुना ज्यादा होती है। और वो जुड़ करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाती है जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। यह फेफड़ों की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह डायफ्राम व इंटरकॉस्टल पेशियों को प्रभावित करती है, जी नहीं है। हीमोग्लोबिन से इसकी बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, जी नहीं, कम नहीं होती है। कैसी होती है, ज्यादा होती है, यानी कि ये भी नहीं है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ती है तथा इसका उत्पाद वियोजित नहीं होता है। मतलब ये एक स्थायी कंपाउंड है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, डी है। नेक्स्ट में चलते हैं। द्विवल्नी कपाट किसके बीच पाया जाता है। तो आप जानते हैं आपके हृदय में टोटल 4 कक्ष पाए जाते हैं। इन 4 कक्षों में दाहिने आलिंद और दाएं निलय के बीच में यहां जो पाया जाता है वो पाया जाता है त्रिवल्नी कपाट। और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में यहां जो पाया जाता है वो पाया जाता है द्विवल्नी कपाट। अब इन्होंने पूछा क्या है द्विवल्नी, तो वो कहां पाया जाएगा, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में। करेक्ट आंसर है क्या, बी। नेक्स्ट, दो कथन दिए गए फिर से कि बी और टी कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। हाँ जी, ये बात सही है, जो शरीर की रक्षा में सक्रिय रूप से शामिल होती है। हाँ जी बिल्कुल, ये पूरा स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। यकृत को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये बात गलत है। ये स्टेटमेंट यकृत के लिए नहीं है, ये स्टेटमेंट स्प्लीन के लिए है। यानी कि ये कैसा हो गया, गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि कथन एक सत्य है परंतु कथन दो कैसा है, असत्य है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट, अभिकथन और कारण दिए गए हैं कि रक्त में कैल्शियम आयनों की कमी से चोट वाली जगह से भारी मात्रा में रक्त की हानि हो सकती है। हाँ जी, ये बात सही है। क्यों, क्योंकि आपने जितनी भी प्रोसेस पढ़ी हैं, चाहे वो आपका प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन हो या फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्जन हो, हर जगह वहां पर क्या लग रहा था, कैल्शियम आयन। तो अगर कैल्शियम आयन नहीं होगा तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएंगी, है ना। तो क्या होगा, चोट वाली जगह से रक्त की हानि कैसी होगी, ज्यादा होगी। यानी कि अभिकथन कैसा है, सही है। कैल्शियम रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमें कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ए आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है।
तो करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों से हृदय में, आप जानते हैं ये हमारे पास हृदय है, यहां से जो वाहिका जाती है वो जाती है फुफ्फुसी धमनी, और वो फुफ्फुसी धमनी किसको जाती है? फेफड़ों को जाती है। फेफड़े उस रक्त को ऑक्सीजनित कर देते हैं और यहाँ पर जो वापस आती है वो है क्या? फुफ्फुसीय सिरा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें? फुफ्फुसीय सिरा। तो हृदय में किसके द्वारा वापस आया? फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा वापस आया। नेक्स्ट, दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी में कुछ आयनों का चयनात्मक श्रावण होता है और इसके लिए एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बनाया है, और जहां पर डायग्राम बनाया है वहां जो एरो दिए हैं, एरो लगा के लिखा है हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। तो करेक्ट आंसर है इसमें क्या? बी। सिंपल सा सवाल है ये। नेक्स्ट, हम सांद्र तनु मूत्र उत्पन्न कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में एक विशिष्ट प्रणाली से सहायता मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल मिलती है। और कौन है वो प्रणाली? तो वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। और काउंटर करंट मैकेनिज्म में कौन पार्टिसिपेट करता है? हेनले लूप और वासा रेक्टा, जो हमें दिखाई दे रहा है किसमें? डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? डी है। नेक्स्ट, कि डीसीटी और संग्रह नलिका निश्चिंद को 4 गुना अधिक सांद्र कर सकते हैं। बिल्कुल, आप देखते हैं एनसीईआरटी लिखा है कि शुरुआत में जब फिल्ट्रेट आता है तब उसकी सांद्रता होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो कि हेनले लूप के बेस में अगर देखें वहां तक पहुंच सकता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक, मतलब 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र तक उत्सर्जित कर सकते हैं। अब सवाल सुनते हैं, अर्थात 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक यह जल की संरक्षण की उत्तम क्रियाविधि है। मूत्र सांद्रण के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? मतलब कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यह हमें देखना है। कि जल संरक्षण के लिए प्रतिधारा क्रियाविधि एक उत्तम क्रियाविधि है? हाँ जी, बिल्कुल है। कि हेनले लूप व वासा रेक्टा के बीच की निकटता तथा उनमें प्रतिधारा आंतरिक मध्यांशी अंतरावकाश की ओर पराशर दाब को बनाए रखने और कम करने में ये बात कैसी है? गलत है। कम नहीं हो रहा है, आप देख पा रहे हैं 300 से कितना हो रहा है? 1200। तो वो कम नहीं हो रहा है, एक्चुअली में वो बढ़ रहा है। तो ये कैसा हो गया? गलत हो गया। और हमें चुनना कैसा था? असत्य। तो हमारा असत्य स्टेटमेंट कौन सा है? बी है। तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या है? बी है। सी में दिया गया है, यह प्रवणता मुख्यतः NaCl और यूरिया के कारण होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। एनसीईआरटी ने इस बात को बाकायदा वहां मार्क करा है। स्तनधारी सांद्रित मूत्र उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। वासा रेक्टा तथा हेनले लूप इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, काउंटर करंट मैकेनिज्म में यही पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट भी कैसे हैं? करेक्ट हैं। हमें ढूंढना था इनकरेक्ट, और वो कौन सा है? बी है। नेक्स्ट, निम्न में से किन जंतुओं का कौन सा समूह प्रकृति में अमोनोटेलिक है? अमोनोटेलिक वो होते हैं जो क्या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया। और आप जानते हैं कि अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक पदार्थ है, और इसको बाहर निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? जल चाहिए। तो हमें ऐसे उदाहरण ढूंढने हैं जो पूरी तरीके से कैसे हों? जली हों। और एनसीईआरटी ने इसके लिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं। वहां पर लिखा है अनेक अस्थिल मछलियां, जलीय कीट और जलीय उभयचर, जो हमें कहां दिखाई दे रहा है? डी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? डी है। नेक्स्ट में यहां पर अस्थियों का लिखा है और वहां पर कुछ उनके जोड़ लिखे हैं, देख लेते मिला के। कि उपास्थि युक्त जोड़ ये हो जाएगा कशेरुकदंड, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट। चपटी अस्थि, स्केपुला, हाँ ये है। कपाल ये है, उरुस्थि ये भी है। फिलहाल इसको होल्ड कर देते हैं। रेसीय जोड़, फाइब्रस ज्वाइंट कहां पाया जाता है? फाइब्रस ज्वाइंट वहां पाया जाता है जहां बिल्कुल भी गति नहीं होती है, जैसे कि हमारे क्रेनियम में। यानी कि ये हो गया हमारा क्या? थर्ड। त्रिभुजाकार चपटी अस्थि, जब त्रिभुजाकार आ गया तो ये हो गया हमारा क्या? स्कैपुला, यानी कि ये हो गया हमारा 4। जो चपटी अस्थि है वो यहाँ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? उरोस्थि के लिए, यानी कि ये हो गया हमारा सेकंड। जो सीक्वेंस है वो हमें क्या मिला? 4 3 2 1, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? ए है। जो नेक्स्ट, फिर से अभिकथन और कारण दिया है कि भारी मीरोमायोसिन के गोलाकार शीश में एटीपी के लिए बंधन स्थल होते हैं। हाँ जी, ये बात सही है। वहां पर एटीपी के लिए बंधन स्थल होते हैं और साथ में एक्टिन के लिए भी बंधन स्थल होते हैं। जो मतलब ये बात कैसी है? सही है। कि HMM के शीर्ष और छोटी भुजा घटक
बाहर की ओर प्रक्षेपित होकर क्रॉस भुजा बनाते हैं। हाँ जी, ये बात सही है, लेकिन इन दोनों चीजों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प ह्यूमरस अस्थि की सही स्थिति को दर्शाता है? तो ह्यूमरस अस्थि के बारे में अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि यह कंधे और कोहनी के बीच में पाई जाने वाली हाथ की हड्डी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंधे से कोहनी। करेक्ट आंसर है इसका डी। बाकी घुटने से एड़ी है नहीं, कोहनी से कलाई ये भी नहीं है, कोहनी से कलाई ये भी नहीं है, मतलब ये दोनों तो है ही नहीं। एक्चुअली में ये रेडियस और अल्ना के लिए कही गई है जो है, और घुटने से एड़ी के बीच में ये कही गई है किसके लिए? टिबिया और फिबुला के लिए। करेक्ट आंसर है इसमें क्या? डी। नेक्स्ट, मस्तिष्क के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र उसके कार्य के साथ सही मेल खाता है? हमें ढूंढना है सही कि क्या अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम जो है संतुलन बनाता है? हाँ जी, बिल्कुल बनाता है जो है। अभी फिलहाल तो यही सही देखने में लग रहा है। दूसरे में कहा गया है कॉर्पस कैलोसम, जिसे हमने महासंयोजक पिंड कहा, प्रमस्तिष्क गोलार्धों को बांटता है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं लिखा है संयोजक। संयोजक होता है बांटने वाला नहीं, जोड़ने वाला। यानी कि ये बात कैसी हो गई? गलत हो गई। क्या प्रमस्तिष्क में हृदय संवहन तंत्र पाया जाता है? जी नहीं, ये पाया जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा में। क्या मेडुला ऑब्लंगेटा में गणना की क्षमता है? वो होती है प्रमस्तिष्क में। मतलब ये दोनों भी कैसे हैं? गलत हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या निकला? ए निकला। नेक्स्ट में फिर से अभिकथन और कारण दिया गया है कि एक न्यूरॉन में विश्राम झिल्ली विभव सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी ने इसके बारे में कहा है। ठीक है, मतलब ये वाली बात हमारी कैसी हो गई? सही। उन्होंने कहा कि अंदर 2 सोडियम आयनों और बाहर 3 पोटेशियम आयनों के सक्रिय परिवहन। तो ये थोड़ा उल्टा लिखा है, 3 सोडियम और 2 पोटेशियम होता है, और उसमें भी सोडियम जाते हैं बाहर की ओर, पोटेशियम आता है अंदर की ओर। यानी कि ये बात कैसी है? गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ए सत्य है, लेकिन आर कैसा है? असत्य है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट, एक डायग्राम दिया गया है न्यूरॉन का, और वहां पर एक चीज मार्क की गई है जिसे कह दिया गया है एक्स, और यहां जिसे एक्स कहा गया है एक्चुअली में वो क्या है? नोड ऑफ रेनवियर है। ठीक है, कि नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित एक्स का कार्य क्या है? तो यह आवेग संचरण को गति देता है। हाँ जी, ये बात सही है। आप जानते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो पाया जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन में, और सॉल्टेटरी कंडक्शन की रफ्तार नॉर्मल कंडक्शन से कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो इसलिए जो उनका ना नोड ऑफ रेनिवियर, तो वहां पर जो आवेग जाता है वो नोड टू नोड जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए है, कि यह आवेग संचरण को गति देता है। यह विद्युत कुचालकता प्रदान करता है। जी नहीं, वो काम किसका है? माइलिन शीथ का है, यानी कि ये हो नहीं सकता। यह तंत्रिका कोशिका काय की ओर, तो कोशिका काय की ओर नहीं है, कोशिका काय से दूर जा रहा है आवेग, ये भी नहीं हो सकता है। यह तंत्रिका की क्रियात्मक इकाई है। जी नहीं है, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कि तंत्रकीय तंत्र तीव्र समन्वय के लिए बिंदु से बिंदु संबंध का संगठित जाल बनाता है। हाँ जी, ये बात सही है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक अंतर संबंध प्रदान करता है। हाँ जी, ये बात भी कैसी है? सही है। और निम्न अकशेरुकियों की अगर हम बात करें तो तंत्रकीय संगठन अधिक जटिल होता है। जी नहीं, जटिल नहीं होता है, इनमें सरल तंत्र का तंत्र पाया जाता है। यानी कि ये बात कैसी है? गलत है। और मानव तंत्र की तंत्र में सीएनएस और पीएनएस सम्मिलित होते हैं। हाँ जी, ये बात सही है। तो हमें गलत कितना मिला? एक मिला, और हमें ढूंढना भी यही था, असत्य कथन। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि ए एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, और ऑप्शन बेस पे देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन में से जो हाइपरग्लाइसेमिक होता है वो कौन होता है? ग्लूकागॉन। तो ए की जगह क्या आएगा? ग्लूकागॉन आएगा। एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है एवं बी की कमी से हाइपरग्लाइसीमिया होता है। इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, मतलब ये ग्लूकोज के लेवल को कैसा करता है? कम करता है। लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। मतलब बी की जगह क्या आएगा? इंसुलिन आएगा जो है। तो हमें यही देखना है
इंसुलिन पहले है, जी नहीं, इंसुलिन पहले नहीं है, इंसुलिन पहले नहीं है। ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन दोनों जगह ग्लूकागॉन नहीं आएगा, एक जगह ग्लूकागॉन आएगा, एक जगह इंसुलिन आएगा। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? बी है। नेक्स्ट, दो कथन दिए गए हैं कि वयस्क में विशेषकर मध्यावस्था में जीएच का अतिस्राव एक्रोमेगेली हो सकता है इससे। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है कि मध्यावस्था में जीएच की अधिकता से एक्रोमेगेली होता है और बाल्यावस्था में जीएच की अधिकता से जाइजेंटिज्म होता है। मतलब पहली बात तो कैसी लग रही है? सही लग रही है। दूसरे में कहा गया है कि एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टीरॉयड हार्मोन, जिन्हें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, के स्रावण को उत्प्रेरित करता है। तो यहां पर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड नहीं है, यहां पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, मतलब ये वाली बात कैसी हो जाती है? गलत हो जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा कि कथन एक सही है परंतु कथन दो जो है वो कैसा है? गलत है। करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट में देखते हैं अभिकथन और कारण फिर से आ गया कि किसी व्यक्ति की ऊंचाई हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में कही जा सकती है। हाँ जी, बिल्कुल कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ होने के लिए ग्रोथ हार्मोन चाहिए और ग्रोथ हार्मोन कहां से आता है? अग्रपीयूष ग्रंथि पर, और अग्रपीयूष ग्रंथि निवाहिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल में होती है किसके? हाइपोथैलेमस के। कारण में कहा गया है कि हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित कौन सा? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकता है। यह बात सही है। क्यों? क्योंकि सोमेटोस्टेटिन अगर ज्यादा निकलेगा तो वृद्धि जो है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब वृद्धि को कंट्रोल किया जा सकता है किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। यानी कि दोनों ही चीजें सही हैं और वो उसका क्या है? सही स्पष्टीकरण भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्न में से कौन मगरमच्छ, डायनासोर और पक्षियों के सामान्य पूर्वज है? तो याद करें, एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है जहां नीचे लिखा हुआ है थीकोडॉन्ट, और थीकोडॉन्ट से एक एरो जा रहा है ऊपर जो बाकी बाद में जाकर के डिवाइड होकर के मगरमच्छ, डायनासोर और पक्षियों के लिए है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें? सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त चित्र के लिए गलत है? कौन कौन सा है? आप देखें, ये जो डायग्राम दिया गया है ये दिया गया है अस्थिल मछली के लिए। कि शरीर में 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जो दोनों ओर ऊपर क्लोम से ढके रहते हैं। हाँ जी, ये बात सही है। कि हृदय में एक आलिंद तथा एक निलय के साथ 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ये बात भी सही है। निषेचन आंतरिक होता है। जी नहीं, इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। और ये जरायुज होते हैं। जी नहीं, ये अंडज होते हैं, ओविपेरस होते हैं। यानी कि ये बात कैसी है? गलत है। इस वर्ग के सदस्य लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। हाँ जी, ये बात सही है। हमें ढूंढना क्या था उसमें से? हमें ढूंढना था गलत। तो हमारा गलत कौन सा मिल रहा है? सी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें? सी है। नेक्स्ट, यहां पर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, वहां उनकी कुछ बातें कही गई हैं। मिलाते हैं इसमें कि जीवन की उत्पत्ति बीजाणुओं से हुई है। ये जो बात कही गई है वो किसके लिए कही गई? पैनस्पर्मिया सिद्धांत के लिए। यानी कि ये हो गया फर्स्ट। जीवन पूर्व विद्यमान जीवन से ही उत्पन्न हुआ है, इसे कहा जाता है जीवात जीवोत्पत्ति। यानी कि ये हो गया सेकंड। तीसरे में कहा गया कि विविधता सृष्टि के सृजन के समय से ही ऐसी ही है, ये कहा गया था विशिष्ट सृष्टिवाद में। यानी कि ये हो गया थर्ड। और सड़ते हुए पदार्थ ने जीवन का निर्माण किया है, ये हो गया हमारा फोर्थ। तो हमारा सीक्वेंस मिला 1 3 4 2 जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें? ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए कि अंग तंत्र स्तर का संगठन। अब अगर अंग तंत्र अगर बात आ गई है मतलब ये बात एस के हेलमंथीज से शुरू होगी, क्योंकि प्लेटी हेलमंथीज में पाया जाता है अंग स्तर का संगठन और प्लेटी हेलमंथीज के बाद से शुरू होता है क्या? अंग तंत्र। मतलब यहां पर जिनकी भी बात चलेगी वो कौन होंगे? वो प्लेटी हेलमंथीज के बाद होंगे, या हम यूं कहें एस के हेलमंथीज से होंगे। दूसरे में कहा है द्विपार्श्वमिति, ये बात भी वहां पे अप्लाई हो जाएगी। पूर्ण प्रगुही, ये बात भी एस के हेलमंथीज से ही शामिल हो जाएगी। तथा शरीर का खंडी भवन, और खंडी भवन की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं 3 एग्जाम्पल, एनलेडा
ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, जो हमें देखने को मिल रहे हैं किसमें, बी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी, जहां पर हमें आंसर जो मिला है वो किसकी वजह से मिला है, खंडीभवन की वजह से मिला है। नेक्स्ट, कि वास्तविक गुहा शब्द का तात्पर्य क्या है। देखिए होता क्या है, गुहा जो होती है वो देह भित्ति और आहार नाल के बीच में जो खाली जगह होती है उसे कहा जाता है क्या, देह गुहा, सीलोम, बॉडी कैविटी। लेकिन उन्होंने एक शब्द लगा दिया है कि वास्तविक गुहा के बारे में बताइए। हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है कि शरीर की भित्ति और आंत की भित्ति के बीच की गुहा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन क्या और ऑप्शन इससे बेटर मिल सकते हैं या बाकी के गलत हैं, पहले वो भी कंफर्म कर ले, वरना हमारा आंसर ए तो है ही है। दूसरे में कहा गया है मीजोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध शरीर गुहा, ये और ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, पहला वाला गलत नहीं है, लेकिन पहला वाला बता रहा है सिर्फ गुहा को, लेकिन इन्होंने शब्द क्या दिया है, वास्तविक गुहा। वास्तविक गुहा उसे कहा जाता है जो बाहर से और अंदर से दोनों ही तरफ से कवर्ड हो, किससे, मीजोडर्म से। तो ज्यादा करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। बाकी के दोनों ऑप्शन देख लेते हैं कि शरीर गुहा मीजोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि अगर पंक्तिबद्ध नहीं है तो वो वास्तविक गुहा भी नहीं है। एंडोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध एंडोडर्म नहीं है, वो क्या है, मीजोडर्म है, मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। कौन से प्रकार की उपकला के क्षतिग्रस्त होने से पचित पोषकों का अवशोषण, आप जानते हैं अवशोषण जो होता है वो होता है आंतों में, और आंतों में जो उपकला पाई जाती है वो पाई जाती है ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम, स्तंभाकार उपकला। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, बी है। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, कॉकरोच में 10वें टर्गम, आप देखें एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लाइन लिखी है कि 10वें टर्गम से क्या निकलता है, तो एनल सर्काई निकलता है। करेक्ट आंसर है हमारा क्या, बी। नेक्स्ट, दो कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं कि मेढकों में अग्नाशय एक अल्पविकसित संरचना है क्योंकि यह पाचन में शामिल नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलते हैं और इसी में पाचक एंजाइम होते हैं जो आंतों में भोजन को पचाने का काम करते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। दूसरे में कहा गया है आंतरिक आंत भित्ति में उपस्थित वलनों और सूक्ष्म वलनों द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ये बात सही है। विलाई और माइक्रोबिलाई वहां पाए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कथन 1 असत्य है, परंतु कथन 2 जो है वो कैसा है, सत्य है। तो करेक्ट आंसर है इसमें क्या, बी। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें, देख लेते हैं जो है कि रक्त कोशिकाएं कोलेजन और इलास्टिन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के रेशे स्रावित करती हैं, ये बात कैसी है, गलत है, क्योंकि रक्त कोशिकाएं या हम यूं के रक्त में कोशिकाएं कुछ भी स्रावित नहीं करती हैं, क्योंकि रक्त में फाइबर्स पाए नहीं जाते हैं, है ना। अगर रक्त में फाइबर्स पाए जाते तो रक्त जो है वो द्रव अवस्था में नहीं होता, यानी कि ये बात कैसी है, गलत है। न्यूरोग्लियल कोशिकाएं नेफ्रॉन की रक्षा को सहारा देती हैं, जी नहीं, वहां नेफ्रॉन नहीं है, वहां न्यूरॉन है, यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है जो है। तीसरे में कहा गया है कि अस्थि कोशिकाएं जिस स्थान में मौजूद होती हैं उसे हम लेखुना कहते हैं, हाँ जी, ये बात सही है, तीसरी वाली बात करेक्ट है। चौथे में कहा गया है कि रेखित पेशी तंतु समानांतर ढंग से एक साथ बंधे होते हैं, हाँ जी, ये बात भी कैसी है, सही है। कि बाइसेप्स पेशियां रेखित होती हैं, हाँ जी, ये बात सही है। और ये अनैक्षिक होती हैं, जी नहीं, ये बात गलत है, वो अनैक्षिक नहीं, वो ऐक्षिक होती हैं, यानी कि ये पॉइंट कैसा हो गया, गलत हो गया। तो हमें क्या ढूंढना था इसमें, सही विकल्प। सही विकल्प हमें क्या मिले, 3 और 4, जो हमें देखने को मिल रहे हैं किसमें, यहां पे ऑप्शन में क्या दिया गया कि कथन 3 व 4 कैसे हैं, गलत हैं। तो यहां पर कथन 3 और 4 ही कैसे हैं, सही हैं। गलत क्या क्या मिल रहा है, गलत हमें मिल रहा है 1, 2 और 5, जो हमें देखने को मिल रहा है कि 1, 2 और 5 कैसे हैं, गलत हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट, कि निम्न में से कौन सा भाग मूत्र, युग्मक और अपचित भोजन के लिए सामान्य मार्ग है। तो ये जो कॉमन पाथवे होता है ये होता है क्या, क्लोए का, जो यहां मार्क किया गया है बी से। तो ये जो बी है ये हमारा क्या है, क्लोए का है, जिसे हम अवस्कर भी कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है, जो दिया गया है किसमें, डी में। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट,
मानव में अंड जनन के दौरान प्रथम परिपक्वन विभाजन में क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte होता है वो डिवाइड होके बनता है क्या, सेकेंडरी oocyte। लेकिन अंड जनन के दौरान ये रुक जाता है टेम्परेरी, किस अवस्था में, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में। यहां पर इन्होंने ये पूछा है कि प्रथम परिपक्वन विभाजन कब प्रारंभ होता है तथा बी कब पूर्ण होता है। तो प्रारंभ और पूर्ण होने की अवधि उसमें पूछी गई है। तो ये जो प्रारंभ होता है वो होता है जन्म के पूर्व, और पूर्ण कब होता है, पूर्ण होता है अंडोत्सर्ग के पहले। अब हमें यही चीज देख लेनी है, जन्म के पश्चात जी नहीं, अंडोत्सर्ग से पहले जी नहीं, अंडोत्सर्ग से पहले जी नहीं, ये होता है जन्म से पूर्व, और कंप्लीट होता है कब, अंडोत्सर्ग के ठीक पूर्व। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कथन दिए गए हैं कि LH के स्तर में वृद्धि ग्राफियन पुटक के फटने, बिल्कुल सही बात है, वह द्वितीयक अंड कोशिका के मुक्त होने को ट्रिगर करती है। हाँ जी, ये बात सही है। कथन एक कैसा है, सही है, कि अंडोत्सर्ग प्रावस्था के बाद पीत पिंड प्रावस्था ल्यूटियल फेज होती है, ये बात भी सही है, जहां निषेचन के अभाव में पीत पिंड का क्या होता है, क्षरण। अगर निषेचन हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखा जाएगा, अगर निषेचन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम को वहां पे डिजनरेट कर दिया जाएगा। यानी कि ये बात भी कैसी है, करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें सी, कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कैसे हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट में चलते हैं कि स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं, ये बात सही है, और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, दुग्ध श्रावण। यानी कि कथन 1 हमारा कैसा है, सही है। दूसरे में क्या कहा गया है कि दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। हाँ जी, ये बात भी सही है, जिसमें एंटीबॉडी भी पाई जाती है जो है। इसलिए एनसीईआरटी ने कहा है कि प्रारंभिक कुछ दिनों तक बच्चे को दूध पिलाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। तो हमारे दोनों कथन कैसे हैं, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि दोनों कथन 1 और 2 सही है। आंसर है हमारा क्या, डी। नेक्स्ट, गलत युग्म को चुने। हमें इसमें चुनना है कैसा, एक गलत, कि एक्रोसोम जिसकी हम बात कर रहे हैं, शुक्राणु शीर्ष पर एंजाइमों से भरी टोपी जैसी संरचना है। हाँ जी, बिल्कुल टोपी जैसी संरचना है जिसमें एंजाइम भरे हुए हैं। मध्य भाग इसमें असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे ऊर्जा कक्ष कहते हैं। शुक्राणु जो है पूंछ, उसकी बात करें तो निषेचन के लिए आवश्यक शुक्राणु गतिशीलता को सुगम बनाती है। जी हाँ, बिल्कुल बनाती है, पूंछ की वजह से ही क्या होती है, उसमें गति होती है। वीर इसमें शुक्राणु होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने जो शब्द लगाया है वो है केवल शुक्राणु नहीं होते, वहां पर शुक्राणुओं के साथ साथ ग्रंथियों का स्राव भी होता है। ठीक है, तो मतलब हमें ढूंढना था क्या, गलत, और हमारा गलत वाला स्टेटमेंट कौन सा है, डी। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। ठीक है, ये एक चित्र दिया गया है और संरचना और कार्य का सही संयोजन चुनिए। एक्स यहां पर जो शो कर रहा है वो है एंडोमेट्रियम। क्या एंडोमेट्रियम में गर्भाशयी संकुचन होते हैं? जी नहीं, एंडोमेट्रियम में गर्भाशयी संकुचन नहीं होते, वो किस में होते हैं, मायोमेट्रियम में। यानी कि ए हो गया हमारा गलत। पी में क्या गर्भाशयी संकुचन होते हैं? यहां पर पी शो कर रहा है मायोमेट्रियम को, और हाँ, मायोमेट्रियम में क्या होते हैं, मायोमेट्रियम में गर्भाशयी संकुचन होते हैं, ये बात सही है। साथ में उन्होंने पूछा है क्यू, तो क्यू यहां पर जो शो कर रहा है वो है क्या, एम्पुला रीजन, और एम्पुला रीजन में क्या होता है, निषेचन होता है। यानी कि दोनों बात कैसी है, सही है। एम यहां दिया गया है पेरीमेट्रियम, क्या इसमें गर्भाशयी संकुचन होते हैं? जी नहीं, इसमें गर्भाशयी संकुचन नहीं होते, यानी कि ये भी गलत हो गया। ए यहां पर दिया गया है किसको, वेजाइना को, क्या वेजाइना में संकुचन होते हैं? नहीं होते, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या आया, बी आया। नेक्स्ट, यहां पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करने के लिए कहा गया है। यहां पर कहा गया है कि प्रोजेस्टासाइट क्या है, तो आप जानते हैं कि जो प्रोजेस्टासाइट है वो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है, यानी कि ये हो गया फर्स्ट। लिपेज लूप क्या है, तो लिपेज लूप जो है वो है औषधि रहित, यानी कि ये हो गया सेकंड। और मल्टीलोड 375 क्या है, कॉपर रिलीजिंग, यानी कि ये हो गया थर्ड। सीक्वेंस बना 2 3 1, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, बी में।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट के निम्न में से कौन से कारण है? बढ़ती हुई स्वास्थ्य सुविधाएं, हाँ जी बिल्कुल है। एमएमआर में तीव्र वृद्धि, देखिए मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है मृत्यु दर में वृद्धि, तो मृत्यु दर में अगर वृद्धि हो जाएगी तो वहां पर जनसंख्या जो है वो बढ़ेगी नहीं, जनसंख्या जो है वो कम हो जाएगी। तो एमएमआर का मतलब है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्या इसमें तीव्र बढ़ोतरी होगी? नहीं होगी। क्या आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में तीव्र बढ़ोतरी होगी? नहीं होगी। क्या एमएमआर में तीव्र गिरावट होगी? हाँ जी ये बात सही है। तो हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें 1 और 4 मिला अभी तक। तो प्रजनन योग्य आयु वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं, उनकी क्या होनी चाहिए थी, अधिकता, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। आंसर मिला 1 और 4, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए में। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है कि वातावरण में उपस्थित कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा दी गई अतिरंजित प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है? हाँ जी बिल्कुल कहलाती है, लेकिन हमें सही नहीं ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, असत्य। कि एंटीहिस्टामिनस एड्रेनालिन और स्टेरॉइड दवाओं का उपयोग एलर्जी के लक्षणों को और बढ़ाता है? जी नहीं, बढ़ाता नहीं है, उन्हें कम करता है जो है। यानी कि ये बात कैसी हो गई, गलत, और हमें ढूंढना क्या था, गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। कि किसी तरह आधुनिक जीवन शैली के कारण प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया है, बिल्कुल सही बात है। और एलर्जन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है, हाँ ये बात भी सही है। मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। हमारे समाज के अधिकांश लोगों में पाया जाने वाला रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, हाँ जी ये है। तो यहाँ पर ए सी डी कैसे है, सही है। जो गलत था वो कौन सा था, बी था। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट, अपरिपक्व लसिकाणु, इनकी हम बात कर रहे हैं, लिम्फोसाइट की। कहां पर प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं? तो ये होते हैं अस्थि मज्जा और थाइमस में। हमारा करेक्ट आंसर है क्या, सी, है ना। अस्थि मज्जा में होंगी बी लिम्फोसाइट और थाइमस में होंगी टी लिम्फोसाइट। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट, कि दिए गए चित्र के संदर्भ में निम्न में से कितने सही है? कि H2L2 के रूप में दर्शाते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है। कि प्रत्येक अणु में केवल 2 पॉलीपेप्टाइड, 2 नहीं है, एक्चुअली में 4 हैं, 2 और 2 4, 2 शॉर्ट चेन है, 2 लॉन्ग चेन है ना। हैवी और लाइट चेन इन्हें कहा जाता है। मतलब ये बात कैसी हो गई, गलत हो गई। कि टी कोशिकाएं खुद तो एंटीबॉडी का स्रावण नहीं करती हैं, किंतु इन्हें बनाने में बी कोशिकाओं की क्या करती है, सहायता, हाँ जी ये बात सही है। तो हमें 2 स्टेटमेंट सही मिले, एक स्टेटमेंट गलत मिला। कि डाई सल्फाइड बैंड 2 लघु श्रृंखलाओं को जोड़ता है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं लघु और दीर्घ को जोड़ रहा है डाई सल्फाइड बॉन्ड, और दोनों दीर्घ को भी जोड़ रहा है डाई सल्फाइड बॉन्ड, 2 लघुओं को नहीं जोड़ रहा, यानी कि ये कैसा हो गया, गलत। हमें चुनना क्या था, सही स्टेटमेंट कितने हैं, तो 2 सही है, 2 गलत है। तो करेक्ट आंसर है इसमें क्या, बी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों ए तथा डी को पढ़िए। कि तंबाकू का प्रयोग मानव 400 मिलियन नहीं है, 400 वर्षों से कर रहा है, ये बात सही है। ये मिलियन वर्ड यहां पर कैसा है, गलत है। यानी कि हमारा ए वाला कैसा हो गया, गलत हो गया। कि धूम्रपान फुफ्फुस मूत्राशय गले आदि के कैंसर को कम करने वाली घटनाओं, कम नहीं उन्हें बढ़ाने वाली है, मतलब ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया। 10 से 15 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है, एनसीईआरटी ने 12 से 18 कहा है, यानी कि ये भी गलत हो गया। कैनाबिनॉइड रसायनों का एक समूह है, हाँ जी ये बात सही है। अब हमें ढूंढना क्या है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो हमें केवल एक कथन सही मिला। हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित स्तंभों का जो है मिलान कीजिए जो है। नेक्स्ट है ऊतक द्रव में उपस्थित प्रतिजनों को फंसाना। तो ऊतक द्रव से फंसाने का काम करते हैं लिम्फ नोड्स, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट। कि सभी लसिका कोशिकाओं के उत्पादन का स्थल, जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब कहाँ बनती हैं, अस्थि मज्जा में, यानी कि ये हो गया सेकंड। बढ़ती उम्र के साथ आकार कम हो जाता है, ये हो जाता है थाइमस का, यानी कि ये हो गया थर्ड। और रक्त में उपस्थित, तो रक्त में उन्हें फांसने का काम करता है प्लीहा, यानी कि ये हो गया 4। सीक्वेंस बना 2 3 4 1, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, ए है। नेक्स्ट, परंपरागत धार्मिक साहित्य के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सत्य हैं? हमें बात करनी है इनकी धार्मिक साहित्यों के आधार पर कि आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान है वे सब ऐसे ही सृजित हुए होंगे। हाँ जी, इस सिद्धांत में ऐसा कुछ कहा गया था कि उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। ये बात भी सही है कि पृथ्वी की आयु केवल कितनी है? 4000 वर्ष है। ये भी कैसा है? सही है कि जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ नष्ट होते गए और धरती के इतिहास में विभिन्न अवधियों पर नए जीव रूप पैदा होते गए। ये इस बात का नहीं है। तो हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ए, बी और सी। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें क्या? डी। और ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन कि इनमें ढूंढना क्या है हमें जो है कि निम्न को सुमेलित कीजिए कि होमो हैबिलिस क्या इसकी जो है कपालीय क्षमता 650 से 800 सीसी थी? हाँ जी, बिल्कुल थी। प्रथम मानव के समान दिखने वाला था? हाँ जी, यही था। यानी कि फर्स्ट वाला हमारा कैसा है? करेक्ट है। होमो इरेक्टस की क्षमता जो है 900 सीसी थी? हाँ जी, बिल्कुल थी। लेकिन क्या ये गुफाओं में चित्रकारी करते थे? जी नहीं, वो काम क्रो मैग्नन का था। यानी कि ये हो गया गलत। नियंडरथल मानव की कपालीय क्षमता 1400 सीसी थी? बिल्कुल थी। और ये शरीर की सुरक्षा के लिए खालों का प्रयोग करते थे तथा मृत शरीर को दफनाते थे? हाँ जी, बिल्कुल करते थे। तो हमें करेक्ट जो मिल रहे हैं वो है 1 और 3 जो हमें देखने को मिल रहा है किस में? बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी है। ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट में हम अगले पेपर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।